बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर बाजी पलट दी है। इस सारी सूरत हाल पर आज की वीडियो में बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि हामिद मीर एक बार फिर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, एक बार फिर साजिश करने की कोशिश कर रही हैं। आज की वीडियो में उनकी साजिश को बेनकाब करेंगे और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि हामिद मीर ने जंग अखबार में आज कॉलम लिखा है, उसके कुछ अहम नुकात आपके सामने रखेंगे और फिर फैसला आपने करना है कि क्या पाकिस्तान की आवाम का और रियासत का जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए उस वक्त से लेकर आज के दिन तक अवाम और रियासत का तल्लक मजबूत हुआ है या फिर कमज़ोर हुआ है। जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं उस वक्त से लेकर आज के दिन तक रियासत और आवाम के दरमियान फ़ासले ज़्यादा हुए हैं या फिर कम हुए हैं। इसके साथ साथ आपने ये फ़ैसला करना है कि इमरान खान पर पाकिस्तानी आवाम का एतमाद ज़्यादा है या फिर नवाज़ शरीफ पर या फिर आसिफ अली ज़रदारी पर एतमाद ज़्यादा था। उसके साथ साथ जो बार बार बात की जाती है आवाम को गुमराह करने की, आवाम के सामने हक़ाइक़ मस्क करने की, और जो आवाम के सामने असल हक़ाइक़ नहीं रखे जाते, इन लोगों का असल मकसद और असल मिशन क्या है, तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज हामिद मीर ने जंग अखबार में एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने बुनियाद बनाया है जो कि पूरे पाकिस्तान में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। उस सारे सूरत हाल को लेकर उन्होंने कहा है कि 2015 में भी इसी किस्म का ब्रेकडाउन हुआ था और 2021 में भी इसी किस्म का ब्रेकडाउन हुआ है। वो भी जनवरी के महीने में हुआ, ये भी जनवरी के महीने में हुआ। उस वक्त की हुकूमत भी इसी किस्म की तवीलें दे रही थी, इस वक्त की हुकूमत भी इसी किस्म की तवीलें दे रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि असल ब्रेकडाउन हुआ है अवाम और रियासत का। और वो कहते हैं, जो पहला नुक्ता उठाते हैं, वो कहते हैं कि रियासत और अवाम के इत्मीनान का ब्रेकडाउन हुआ है 2021 में आकर, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है। इसी एक पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। असल सूरत हाल ये है कि अवाम के सामने गलत हक़ाइक़ रखे जा रही हैं, अवाम के सामने हक़ाइक़ को मस्क किया जा रहा है, अवाम के सामने गुमराह कुन ख़बरें रखी जा रही हैं और इसके साथ साथ अवाम को असल हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे। जो हामिद मीर बात कर रहे हैं, पहले नुक्ते पर अगर हम बात कर लें कि रियासत और अवाम का एतमाद कम हुआ है। पहले अवाम का रियासत के साथ एतमाद ज़्यादा था। आज जो एक माँ है वो कैद हो चुकी है और जो बच्चे हैं वो अपनी माँ को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं उस वक्त से लेकर आज के दिन तक अगर आप न्यूट्रल होकर तज़किया करें तो सबसे ज़्यादा अवाम का इस रियासत पर एतमाद बढ़ा है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि चाहे पाकिस्तानी हैं चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ात पर और इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म पर एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि अगर आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को देखें तो सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस हैं वो पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो दिल खोल कर आप पाकिस्तानियों की मदद भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में अपनी दौलत जो है लेकर आना चाहते हैं, जो अपने खून पसीने की कमाई है वो पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। और अगर आप अदाद शुमार को देखें तो सबसे ज़्यादा इस बार बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में अपने पैसे भेजे हैं और अपने वतन पर और अपनी इस हुकूमत पर, वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया है। दूसरे एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, ओन अब्बास बप्पी साहब जो कि बैतुल माल के चेयरमैन हैं, उनका मैं एक MD हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था रऊफ़ क्लासर साहब के साथ। उसमें वो कहती हैं कि एक ख़ानदान ने मुझे 11 करोड़ रुपए ज़कात का चेक भेजा और वो ये चेक था कि 11 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी जो ज़कात है अपनी फैमिली की उन्होंने पाकिस्तान बैतुल माल के ख़जाने में जमा करवाई है, कौमी ख़जाने में जमा करवाई है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है, वो कहते हैं कि मैंने वो इमरान खान को जब चेक भेजा तो मैंने इमरान खान को कहा कि ये है आपका अवाम का आप पर एतमाद, और वो आप पर एतमाद करती हैं। उनको पता है कि हमारा जो पैसा है वो चोरी नहीं होगा, वो ज़ाया नहीं होगा। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें थम का जो साइन है वो दोबारा भेजा। इसकी वजह यह है कि ये दो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आप बैरून मुल्क पाकिस्तानी को देखें और पाकिस्तान में जिस तरीके से मईशत की बहाली हुई है, जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री चली है, जिस तरीके से पाकिस्तान की बिज़नेस कम्यूनिटी की में दोबारा जो है वो अब बिज़नेस वगैरह में बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से अब टैक्स की शरह में इजाफा हुआ है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट नहीं की जाती। और इस वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में आपके
सामने तमाम तर हक़ाइक़ भी नहीं रखे जाते, लेकिन मैं 2-4 चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आप हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ों को रिपोर्ट करें और चीज़ों को एनालाइज़ करें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि रियासत और अवाम का एतमाद पाकिस्तान पर पहले से कई गुना बढ़ा है, और वो पाकिस्तान की इस अवाम जो है वो इस रियासत पर एतमाद करती है, अफवाज पाकिस्तान पर एतमाद करती है, वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद करती है। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि सानिया हज़ारा यानी जो बलूचिस्तान के इलाके माच में जिस तरीके से दहशत गर्दों ने जुल्म और बर्बरियत की, उसको बुनियाद बनाकर कहते हैं कि हज़ारा बरादरी 7 से 8 दिन अपने लवाकिन की लाशें लेकर वो सरापा एहतजाज रहे, वो सड़कों पर बैठे रहे, और उसके साथ साथ उनकी डिमांड ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान आएंगे और उसके बाद हम तदफीन करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी अना पर डटे रहे और उन्होंने उनको शिकस्त देकर वहाँ पर गए, और जब तक उन्होंने लाशें तदफीन नहीं की, अपने प्यारों की तदफीन नहीं की, इमरान खान उस वक्त तक नहीं गए। तो इसके साथ साथ हामिद मीर ये कहते हैं कि वहाँ पर एतमाद को भी दफन किया गया उसी कब्रस्तान में, हज़ारा कब्रस्तान में, जो रियासत का और आवाम के दरमियान एक एतमाद है, उस एतमाद को दफन कर दिया गया है। लेकिन हामिद मीर साहब, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप हक़ाइक़ को आवाम के सामने रखें तो ये ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि आप हज़ारा कम्यूनिटी जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रही थी, वज़ीर आज़म इमरान खान से डिमांड कर रही थी कि आप हैं, आप हमें गारंटी दें। तो ये सबसे बड़ा तो एतमाद इस अवाम का रियासत पर है कि वो एक सिविलियन वज़ीर आज़म से उन पर एतमाद का इज़हार करते हुए उनसे डिमांड कर रहे हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं, और उनकी यकीन दहानी पर वो कहते हैं कि हम अपने प्यारों की लाशों की तदफीन करेंगे। तो इससे पहले हमने नहीं देखा, हमेशा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की गारंटी मांगी जाती है, हमेशा एक अस्करी क़यादत की गारंटी मांगी जाती है। लेकिन आप देखें सानिया पारा चिनार को देखें, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, 30 दिसंबर 2017 का ये वाक़या है। तो उस वक्त जब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने बड़ी कोशिश की कि पारा चिनार के लोग अपने प्यारों की तदफीन करें और ये धरना ख़त्म कर दें, तो उन्होंने कहा कि जब तक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हमें गारंटी नहीं देंगे उस वक्त तक हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले से इस रियासत पर आवाम का एतमाद बढ़ा है, आवाम के एतमाद में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन आप जो हैं वो आवाम को गलत जो एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं कि जनाजे में शरीक जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात कायम किए गए हैं, जो कि अफसोसनाक बात है, और मुल्क में हुब्बुल वतनी का ब्रेकडाउन हुआ है। इसके साथ वो कहते हैं कि गद्दारों का टर्नआउट अगर देखें तो पहले से कहीं ज़्यादा वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हामिद मीर साहब, जनाजे में जितने भी लोग शामिल हुए किसी पर कोई गद्दारी का मुकदमा कायम नहीं हुआ। अगर गद्दारी का मुकदमा उन लोगों पर कायम होगा जो रियासत मुखालिफ अनासर सरगर्मियों में मुलविस हैं, जो रियासत मुखालिफ नारा लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अनासर जो हज़ारा बरादरी के गम और उनके इस दुख भरी घड़ी से खेलने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ उन लोगों पर अगर मुकदमात होंगे तो उन लोगों पर होंगे, बाकी किसी पर कोई मुकदमा नहीं होगा। आप ये चाहते हैं कि गद्दारों की जो फहरिस्त है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। गद्दार कौन है आपके नज़दीक? आप बता दें कि वफादार कौन है, गद्दार कौन है कि आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को गालियाँ दें, आप रियासत मुखालिफ अनासर के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल खेलें, आप भारत को खुश करने की कोशिश करें, और उसके साथ आप अपनी अफवाज को बदनाम करें, अपनी ISI को बदनाम करें। अगर हज़ारा में कोई मसला होता है, किसी जगह मसला होता है, तो नवाज शरीफ लंदन से बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं, पाकिस्तान की ISI पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आप बता दें कि आपके नज़दीक वफ़ादार कौन है, गद्दार कौन है? तो ये सबसे पहले तो आप डिफ़ाइन करें कि आपके नज़दीक असल वफ़ादारी का जो एक लेवल है वो है क्या। दूसरी जानिब वो बात करती हैं कि जो बच्चे हैं वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ रिहाई चाहती हैं, अपनी माँ को आज़ाद करवाना चाहते हैं। यानी हामिद मीर आज अपने कॉलम लिखते हैं कि पाकिस्तान की रियासत एक कैद है, वो आज़ादी चाहती हैं, यानी कि सारा कंट्रोल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास है, पाकिस्तान के रियासी इदारों के पास है, और यहाँ पर जो एक रियासत है वो कैद होकर रह चुकी है। जो बच्चे हैं वो आज़ादी चाहते हैं। लेकिन हामिद मीर साहब, आपको शायद साने मालेटोन भूल चुका है, आपने कभी उस हवाले से बात नहीं की, कभी आपने अपने मुस्लिम लीग नून के लोगों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से आपने इस हवाले से कभी बात नहीं की। जो रियासत है, अगर इस रियासत का और आवाम के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ते तो जिस तरीके से आज आवाम पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं निकली PDM के जलसों में, जिस तरीके से आवाम को बगावत पर उकसाया गया, अब फ़ौज के जवानों को बगावत पर उकसाया गया, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाया गया, तो इसका मतलब ये है कि जो आवाम है वो इस रियासत को अपनी माँ समझती है, वो समझती है कि वो तमाम तरफ
فرائض پورے کری ہے، لیکن آپ جیسے کچھ لوگ ہیں جن کی خواہشات پوری نہیں ہو پا رہی۔ اور ساتھ حامد میر یہ لکھتے ہیں کہ طاقتور کے لیے الگ قانون ہے اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان میں دو قوانین ہیں، دو طاقتور کا اور غریب کا اور ایک کمزور طبقے کا، اس کے لیے الگ الگ قانون کے پیرامیٹرز ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ آپ کو صرف عمران خان کی حکومت میں نظر چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ وہ بیوروکریسی ہے، یہ وہ ادارے ہیں جن کو آج سے 70 سال پہلے جو لوگ چلاتے رہے ہیں، جس طریقے سے آپ کے جو سویلین لوگ ہیں، جس طریقے سے آپ کے جو ماضی میں جس طریقے سے مشورہ لگتے رہے ہیں، تو ساری صورتحال کا ملبہ وزیر اعظم عمران خان پر نہ ڈالیں اور اس ریاست اور عوام کے درمیان مزید فاصلے پیدا نہ کریں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب اس فوج مخالف نعرے لگائے جاتی ہیں، جب عوام کو بغاوت پر اکسایا جاتا ہے، تو جب وہی لوگ جب اقتدار میں آنا چاہتی ہیں تو پھر انہی لوگوں کے تھرو آتی ہیں، انہی لوگوں کے در پر جاتی ہیں۔ NRO لینا ہوتا ہے، جب ڈیل لینی ہوتی ہے تو پھر انہی لوگوں کے در پر جاتی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ طاقتور کے لیے الگ قانون ہے، کمزور کے لیے الگ قانون ہے، تو پھر آپ آواز اٹھائیں کہ نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے۔ آپ یہ سوال مریم نواز سے کریں، آپ یہ سوال آصف علی زرداری سے کریں، آپ یہ سوال بلاول زرداری سے کریں، اور یہ سوال آپ سب سے اپنے پیارے مولانا فضل الرحمان سے کریں کہ آپ نواز شریف کی جنگ لڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف اگر طاقتور نہ ہوتے، اگر نواز شریف طاقتور تھے تو سانے ماڈل ٹاؤن پر آج دن تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کتنا عرصہ JT کی رپورٹ دبا کر رکھی گئی، کس طریقے سے JT جب کام کرنے کے لیے JT کا کام مکمل ہوا تو پھر اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ تو آپ اس بات کو مانیں کہ ماضی میں جس طریقے سے اس طاقتور اور کمزور کی جنگ لڑی جاتی رہی ہے، اس کو ختم کرنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن جس طریقے سے آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو اس میں مسائل مزید بھی بڑھیں گے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سیاست اور صحافت آزاد نہیں ہے۔ تو حامد میر صاحب، آپ کون سی صحافت کی آزادی چاہتے ہیں؟ کون سی سیاست میں آزادی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جلسوں میں چیف آف آرمی سٹاف کو رگڑ دیتی ہیں، آپ DG ISI کو رگڑ دیتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ فوج پر الزام لگا دیتی ہیں، آپ اپنے لائیو پورے اپنا پروگرامز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات یہ چیز ہے کہ آپ ان عناصر کو سپورٹ کرتے ہیں جو آپ کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ صحافت آزاد نہیں ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ سیاست آزاد نہیں ہے۔ آپ کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں ذرا وہ بتا دیں تاکہ اس پر بھی بات کر لیں گے کہ اصل آزادی ہوتی کیا ہے۔ کہ آپ جلسوں میں چیف آف آرمی سٹاف کو رگڑیں، آپ DG ISI کو رگڑیں، آپ اختر مینگل کراچی میں کھڑے ہو کے پوری تقریر فوج کے خلاف کر دیں کہ پورے پاکستان کے مسائل کی جڑ پاکستان کی فوج ہے، ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو بیوہ کیا ہے اس پاکستان کی فوج نے۔ تو یہ پھر آپ کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ ابھی بھی اگر آپ کے پاس آزادی نہیں ہے تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں قبضہ مافیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، قبضہ مافیا ہے۔ یہ جو قبضہ مافیا ہے، جتنا پورا مافیا ہے، چاہے میڈیا کا مافیا ہے، قبضہ مافیا ہے، تو سب سے زیادہ سٹرونگ تو آپ کے سب سے دل عزیز نواز شریف کے دور میں ہوا ہے، سب سے زیادہ تو یہ سٹرونگ آصف علی زرداری کے دور میں ہوا ہے۔ آخر پر وہ بات کرتے ہیں کہ ایک اعتراف بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت پسند اپوزیشن سے ہوشیار رہنا، وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ملکی مفادات کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ تو حامد میر، آپ خود بتا دیں، کل تک تو آپ کہتے ہیں کہ وہ چیمپئن ہیں، جمہوریت کے بہت بڑے علم بردار ہیں، وہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، ان کے پاس بڑے یہ جو 2 نمبر وزیر اعظم ہیں، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، آپ انہی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب آج ان کا منجن نہیں بک رہا، عوام ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، تو آج آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ان سے ہوشیار رہیں۔ تو آپ کی اپنی باتوں میں تضاد ہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ تھی صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست اور عوام کے درمیان فاصلے پہلے سے زیادہ بڑے ہیں یا پھر کم ہوئے ہیں؟ کیا عوام کا اس وزیر اعظم پر، اس ریاست پر، اس ریاستی اداروں پر کیا اعتماد پہلے سے بڑا ہے یا پھر کم ہوا ہے، یا پھر حامد میر صاحب صحیح فرما رہے ہیں؟ اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔